हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडो यूएस रिलेशन। इंडो यूएस रिलेशन में आज जो हम डिस्कस करेंगे, इसके मल्टीपल डायमेंशन को डिस्कस करेंगे इंडो यूएसए में, जिसमें हम ये देखेंगे, इसको दो डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे। एक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर के टाइम क्या था, और एक समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट कोल्ड वॉर का क्या था सीन, राइट। तो उसमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी आ जाएगा। गेटिंग इट? तो इतना कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं पहले ही बता दूं आपको, तो थोड़ा पेशेंस रखना। बट एक वीडियो में आपका डिटेल कवर कर लेंगे हम इंडो यूएस रिलेशन को, और मैं करंट चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वैल्यू एडिशन के लिए टॉपिक को करंट जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उससे जोड़कर ज़रूर देखो, और इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़, राइट। तो इंडो यूएस रिलेशन का जो इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ पर ये जो देख रहे हो इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा से इंट्रोडक्शन लिखो जो करंट अफेयर से जुड़ा हो, कि भाई ये पहले तो ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। करंट पे इसका जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम है जियो पॉलिटिकल इशूज़ में, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इंडो यूएस रिलेशन एक तरीके से अभी प्रेजेंट में जो डेवलप हुआ है उसे एक टर्म देते हैं, दैट इज़ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट। तो जो इंडिया और यूएसए के बीच का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको बोला जाता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट। तो अब ये बेस्ड किस में है? जो इंडो यूएस रिलेशनशिप की जो नींव है ना, जो बेस है, जो रूट्स है, वो आपको देखने को मिलेगी शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में। यूएसए आपका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया आपका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और अभी प्रेजेंट में जो ऑन गोइंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, उसमें दोनों के इंटरेस्ट क्या है, मिल रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं तो दो चीज़ें हम उस पर देखते हैं। एक कन्वर्जेंस, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे इश्यूज हैं तो जो दो कंट्रीज़ को के रिलेशन को क्लोज कर रही हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो ये होता है कन्वर्जेंस। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कन्फ्रंट, राइट, कि भाई दोनों के जो रिलेशन है उसके बीच में कन्फ्रंटेशन कहाँ पर आ रही है, राइट। तो इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली। तो हर एक रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है, तो उस फ्रेंडशिप पे देखोगे कि एक कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप कोऑपरेट कर रहे हो, राइट, अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, डीप है। दूसरा पॉइंट होता है कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको एक दूसरे के बारे में नहीं पसंद है, राइट, तो वो कन्फ्रंटेशन हो जाता है। तो सेम चीज़ होती है जब हम बायलैटरल रिलेशन पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर हम इंडो यूएस रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो कन्फ्रंटेशन के भी चीज़ें देखेंगे और कन्वर्जेंस भी देखेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट मतलब कैसे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशन अभी डीप हो रहे हैं, और हम इसको नाम दे रहे हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया में आजकल आप देखोगे कि जो मोटो चल रहा है अभी प्रेजेंट, जो हमारे गवर्नमेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड गवर्नमेंट है, तो इस समय आप देखोगे कि कई सारे स्लोगन काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, जैसे चलें साथ साथ, राइट, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो, ये इसका इंग्लिश स्टेटमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो इस टाइम पे चल रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रायोरिटी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने का क्या फ़ायदा रहता है कि आप जो आपके आंसर्स हैं उसका वैल्यू एडिशन होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करें। तो ये जो मैं अपने डिस्कशन करती हूँ तो ये आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही होता है, तो यहीं से ही आपको सीखना है। तो आपने जैसे ये चीज़ें आपने इसको कनेक्ट कर दिया जो प्रेजेंट करंट चीज़ें हैं उससे, राइट। तो चलें साथ साथ। इसके बाद एक आप और देखोगे, एक और स्लोगन चलता है, साझा प्रयास, सबका विकास, राइट, शेयर्ड एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑल। ये एक इम्पॉर्टेंट मोटो रहता है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो मोटो थे ये पॉपुलर हुए थे जब हमारे फर्स्ट 2 समिट हुई थी इंडिया और यूएसए की। तो 2014 एंड 15 के टाइम पे आप देखोगे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं।
तो ये देख लेना, तो ये इसको ज़रूर मेंशन करना वैल्यू एडिशन के लिए। इसके बाद 2016 में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया बायलैटरल रिलेशन को लेकर, और इसको टर्म दिया गया जो इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप है कि एंड्योरिंग ग्लोबल पार्टनर्स इन 21st सेंचुरी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें बेसिक चीज़ें भी हैं और करंट अफेयर भी एडेड है। तो ये एक आपका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन बन गया। तो ये ऐसे शुरुआत करेंगे, अभी हम बहुत सारे डायमेंशन समझेंगे, लेकिन ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू अगर यहाँ पर लें तो देखोगे कि दोनों कंट्रीज़ जो इंडिया और यूएसए हैं, अब जो ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज़, कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, कुछ कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं जो दोनों कंट्रीज़ शेयर करती हैं, जैसे डेमोक्रेसी। यूएसए आपका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है एंड इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, राइट। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स को फोकस करते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, जुडिशियल रिव्यू, राइट। इसके बाद से दोनों ही कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, पॉलिटिकल सिस्टम का, वो फेडरल इन नेचर है, राइट। ये कॉमन हो गया। देन इसके बाद से दोनों ही डेमोक्रेसीज़ में ह्यूमन वैल्यूज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी में रखा जाता है। इसके बाद से सिविल लिबर्टीज़, दोनों ही कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में सिविल लिबर्टीज़ को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, और रूल ऑफ लॉ के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया है, गारंटीड किया गया है। इसके बाद से देखेंगे कि जो फ्री एंड असर्टिव प्रेस है, दैट इज़ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों ही कंट्रीज़ में बोथ द कंट्री इनकरेज करती हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एसोसिएशंस, जो असेंबली फॉर्मेशन होता है। तो ये एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू हो गया कि दोनों कंट्रीज़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं लगभग। जब ये सिमिलरिटीज़ होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो रिलेशन होते हैं वो थोड़े से नेचुरल हो जाते हैं। अब कोल्ड वॉर देखो, पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन आप मुझसे पूछ रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस पर वीडियो बनाइए। तो पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भाई कोल्ड वॉर के पहले क्या रिलेशन थे या ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्या रिलेशन थे, तभी तो आप समझ पाओगे कि पोस्ट कोल्ड वॉर में ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर आई होप कि आपको पता है, यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक तरीके से आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, या कह सकते हो कि जो पावर पॉलिटिक्स चल रही थी, दो मेजर ब्लॉक थे, एक यूएसए लेड था, एक यूएसएसआर लेड था। और जो मेजर पावर कंट्रीज़ थी, जो मेजर पावर्स थी, वो अपना अपना अलायंस बनाया हुआ था दोनों के साथ में, दोनों के अपने सपोर्टर्स थे, और दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड लिबरलिज्म को फोकस करते हैं, कैपिटलिज्म को, डेमोक्रेसी को, जबकि ये यूएसएसआर लेड था, ये कम्युनिज्म को फोकस करते हैं। तो जो कोल्ड वॉर था, तो एक्चुअल में बैटल फील्ड में जाके कोई वॉर नहीं हुआ था, राइट। ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, सैंक्शंस लगा रहे थे, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो जब ये टाइम चल रहा था कोल्ड वॉर का, तो इस टाइम पे इंडो यूएस के जो रिलेशंस थे ना, वो ठंडे बस्ते पे पड़े हुए थे। द रीज़न इज़ दिस कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आपको पता है इंडिया ने कि कौन सा पाथ चूज़ किया था, वो था नैम। सो इंडिया ने नैम का रास्ता अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम इस पावर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। इंडिया का ये डिसीज़न था कि जो ये पावर अलायंसेस बन रहे हैं ना, जो मिलिट्री अलायंसेस बन रहे हैं कोल्ड वॉर में, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सो इंडिया रिफ्यूज्ड दिस। तो भाई यूएस तो खुश नहीं होगा ना इस चीज़ से, उसको तो अलायंस बनाना होगा। जबकि यूएसए ने क्या किया, पाक के साथ, जो पाकिस्तान है उसके साथ अलायंस बनाया था, और हमारा ये जो पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, ये सीटों का मेंबर भी थी, जो एक मिलिट्री ग्रुप था, राइट। इंडिया इन सब से दूर था। तो जो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन थे, तो ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। इस दौरान आप देखोगे कि इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान, चाइना और यूएसए का एक एक्सिस बन गया था। तो बट ऑब्वियस है, ये स्ट्रेटेजिक एक्सिस बनेगी तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे फील होगी कि नहीं होगी, तो भी इंडिया और यूएस के रिलेशन इसमें इम्पैक्ट हुए।
देन इसके बाद से आप देखोगे कि इंडिया ने एक और चीज़, इंडिया का एक स्टेप था जो चाइना को सपोर्ट किया, चाइना की एज अ सवरेन स्टेट हो, चाहे चाइना की मेंबरशिप हो यूएन में, राइट। और इसके बाद से 1954 में ट्रिटी भी की तिब्बत से रिलेटेड। तो इन सारे जो ये सपोर्ट्स इंडिया ने चाइना के लिए दिखाए, तो जो यूएसए था दैट वाज स्केप्टिकल अबाउट दिस थिंग, कि ये कि चाइनीज़ के साथ क्लोज रिलेशंस एंड जो बिलीफ था, जो फेथ था या म्यूचुअल ट्रस्ट था, वो नहीं था यूएसए का। तो जब इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियस है यूएसए खुश तो नहीं होगा इस चीज़ से, राइट। तो ये एक चीज़ थी, ये सिचुएशन थी। कुछ और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जैसे कोरियन वॉर हुआ, राइट। इसके बाद से वियतनाम वॉर हुआ, राइट, या हमारे जो कश्मीर इशू हुआ था। तो इसमें जो यूएसए का जो स्टैंड था वो इंडिया को पसंद नहीं आया, राइट। इंडिया ने कोरियन वॉर को में यूएसए को क्रिटिसाइज़ किया, वियतनाम वॉर में जो वियतनाम की फ्रीडम थी उसको सपोर्ट किया, राइट। और इस तरीके के इश्यूज़ रहे जो दोनों के बीच की जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी वो भी इम्पैक्ट हुई। तो आई होप सो कि इसको स्कॉलर एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मिस्ड पार्टनरशिप, राइट। कि इस दौरान ये सारे इश्यूज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, इससे ये पता चलता है कि इंडो यूएस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी वो मिस्ड पार्टनरशिप है। मतलब वो रिलेशनशिप नहीं है जो हमें आज देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं ना इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो दैट वाज मिसिंग एट दैट टाइम, राइट। तो अभी आपको ये मिस्ड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। रीजन भी, इसके जो फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, वो भी समझ में आ गए होंगे आई होप सो। जैसे नैम हो गया, राइट। इसके बाद से चाइना का जो सपोर्ट था इंडिया का, फिर कोरियन वॉर, वियतनाम, ऐसे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ये सारे इशू आप मेंशन कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे में जो हमें समझना है आंसर राइटिंग के लिए, वो है कि पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए थे, क्या पैराडाइम शिफ्ट हुई थी। अभी प्रेजेंट में जो इंडो यूएस रिलेशन इतने डीप हैं, इतने अच्छे हैं, गुड टर्म्स हैं, हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम 24th सेंचुरी की एंड्योरिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये क्यों है, ये कैसे आया एग्जस्ट, ये जो चेंज है या ये शिफ्ट है ये क्यों आया, हमें ये समझना है। तो देखो ना कि जब कोल्ड वॉर आपका एंड होता है, राइट, कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था, जब यूएसएसआर का जो रसिया लेड ग्रुप था, राइट, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। मतलब ये ब्लॉक बिखर गया। तो जब यूएसएसआर लेड पावर ब्लॉक जो था वो बिखर गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो इसके बाद से आप देखोगे कि यूएसए की पावरफुल पोजीशन में आ गया। जैसे कई बार जो स्कॉलर हैं वो टर्म यूज़ करते हैं, यूएसए की हेजेमनी हो गई एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड की, राइट। तो अब यहाँ पर ये वो टाइम था जब न्यू इंटरेस्ट सभी के बढ़ रहे थे। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट से ही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब किस फैक्टर से ड्रिवन होते हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट से, राइट। तो जैसे जैसे नेशनल इंटरेस्ट चेंज होंगे वो रिलेशनशिप, ये जो बायलैटरल हो चाहे मल्टीलैटरल हो, वो चेंज होगी। गेटिंग इट। तो जो ये न्यू नेशनल इंटरेस्ट इंडिया और यूएस के डेवलप हुए, तो ये सारी चीज़ों ने इनको क्लोज लाया। अब ये 21st सेंचुरी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाने लगा जियोपॉलिटिक्स के टाइम पे। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इंडो पैसिफिक या इंडो रीजन, राइट। तो यहाँ पर इंडिया एक डोमिनेंट पावर थी इस क्षेत्र में, इस रीजन में, राइट। और दूसरा कारण ये भी था कि अगर हमें चाइना को कंटेन करना है या चाइना के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमें कहीं ना कहीं कंटेन करना है, मतलब चैलेंज एक खड़ा करना है इसके लिए, तो यूएसए को इंडिया की ज़रूरत थी। क्योंकि इंडिया इस रीजन में, जो ये रीजन है, राइट, इंडो ओशियन रीजन में इंडिया ही स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, चाहे वो जियोग्राफिकल पोजीशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो लीडरशिप के बेसिस पे हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मैच कर रही है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डेमोक्रेसी। हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रहती है कई बार ना।
तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को चूज़ किया एज अ पार्टनर, जहाँ पर उसे चाइना को कंटेन करना है या चाइना को सप्रेस करना है, चाइना के एम्बिशंस को कट करना है, सप्रेस करना है, राइट। तो ये नेशनल इंटरेस्ट हो गया यूएसए का। अब इंडिया के भी चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं, राइट। इंडिया के भी चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, राइट। इंडिया के अपने एम्बिशंस भी हैं, एज अ मेजर पावर राइज करना है, राइट। अब इस क्षेत्र का एक पावरफुल स्टैंड पे आना है, तो इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो जब ये नेशनल इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं तो ये दोनों को क्लोज ला रहे हैं, इतना आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। तो अब कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि नेशनल इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों क्लोज आ रहे हैं। तो इसके कुछ रिफ्लेक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अब आपको पता है कि 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च किया था, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या, जहाँ पर इंडिया ने लिबरलाइजेशन, इसे एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, राइट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया ने अडॉप्ट किए थे, राइट, इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, राइट। तो हमने ये जो डीरेगुलेशन किया, हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हमने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन किया, राइट, टैक्स रिफॉर्म्स किया गया। तो ये सब, इन सब स्टेप्स ने इंडिया को बूस्ट किया कि वो यूएसए के साथ इकोनॉमिक टाइज को अपने बढ़ाए। तो इसकी वजह से ये भी एक स्टेप लिया गया, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बना जहाँ पर इंडिया और यूएसए इकोनॉमिक तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया, इंटीग्रेट होने लगे। देन एक नेक्स्ट फैक्टर आता है, इंडिया ने जो न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया था, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर पोखरण में 1998 को। ये वो टाइम था जब इंडिया की रिलेशनशिप यूएस के साथ में थोड़ी सी डाउन हुई थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। और फिर बहुत सारे इश्यूज़ हुए, जैसे कि यूएसए ने क्या किया, अपने एम्बेसडर को वापस कर लिया, राइट। बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए इंडिया में, राइट, यूएसए लॉ के अंडर पे रखा गया। तो ये वो टाइम था जब इंडिया को एक सेट बैक देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर तो ठीक है, जब ये स्टेप लिया गया तो अच्छे रिलेशन हो गए, लेकिन ये नेक्स्ट ये स्टेप हो गया तो वो रिलेशन सेट बैक हो जाते हैं। फिर इसके बाद से कश्मीर का इशू आया 1999 में, जहाँ पर आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो इशू था, राइट, इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर फिर धीरे से इंडिया को सपोर्ट करने को यूएसए सपोर्ट करता है। और जब कश्मीर इशू, जो कारगिल वॉर हुआ था, आपको याद होगा, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्हें यूएसए ने डायरेक्ट किया कि हाँ भाई आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो इंडिया को सपोर्ट मिला कि नहीं मिला यहाँ पर। इसके बाद से और भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। हो सकता है ये आपको स्टेप्स नहीं समझ में आए, और ज़रूरी भी नहीं कि इतने स्टेप्स आपको लिखने ही हैं एग्ज़ाम में, लेकिन बस एक बार आप सुन लोगे तो आपको बस थोड़ा सा पता चलेगा कि ये जर्नी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जर्नी कैसे कैसे चली है। गेटिंग इट? ये थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने बनाई है। सिर्फ मैंने रिलेशन ही दिखा देना है, तो आपको ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी। ओके, देन इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फिर सैंक्शन हटाए जाते हैं 2001 में, फिर से एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग शुरू होता है, फिर हमने 2005 में न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क को साइन किया एक दूसरे के साथ में। ये जर्नी रही है, राइट, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में मेंशन करनी है, वो ये वाली सिविल न्यूक्लियर डील, जो 2005 में जो ड्राफ्ट की गई थी और उसको 2008 में साइन किया गया था। बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडिया यूएसए बायलैटरल रिलेशनशिप में, क्योंकि इंडिया ने ना तो एनपीटी साइन किया है ना तो सीटीबीटी साइन किया है, जो न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट से रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं, इंडिया ने साइन नहीं किया उसे। बट स्टिल ये जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, इंडिया यूएसए ने इंडिया के साथ किया। इसमें क्या होना था कि जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेगा यूएसए इंडिया के साथ में, और इंडिया अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सिविल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो।
फिर बहुत ही हाई लेवल की विजिट होने लगी। हाई लेवल मतलब यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, इंडिया के आपके प्रेसिडेंट वहाँ प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। फिर स्पेस क्राफ्ट में आप देखोगे चंद्रयान 1 जो था मिशन था, उसमें नासा ने हेल्प किया था इंडिया की। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट मैच कर रहे थे, तो यहाँ कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं कि इंडिया यूएसए के जो बायलैटरल रिलेशन थे इसमें कोऑपरेशन बढ़ रहा था, राइट। फिर इसके बाद से आप देखोगे 2002 में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन होती है। फिर इसके बाद से 2010 से में पहला फर्स्ट स्ट्रैटेजिक डायलॉग दोनों के बीच में होता है। फिर एक वो भी टाइम आता है जब यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया की यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को डिमांड है उसको भी सपोर्ट किया। फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोऑपरेशन कर रहे हैं। फिर हमारे पीएम ने कई बार वहाँ पर विजिट किया, इवन ओबामा की विजिट रही हमारे फिर इसके बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी विजिट रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ रहा है दोनों के बीच में। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और न्यूक्लियर डील के साथ ये भी मेंशन करना एग्ज़ाम में, जो आपका ये कॉमकासा है जो 2018 में साइन हुआ था, द कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यूएस की, उसका इंडिया को एक्सेस मिलेगा, जिससे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं दोनों मिलिट्री पर्पज़ से। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेका, जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो इसमें क्या है, सेंसिटिव जियो स्पेशियल डाटा है वो बूस्ट करेगा, तो जिसमें जैसे ड्रोन में यूज़ किया जा सकता है, क्रूज मिसाइल्स में यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी मिलिट्री एग्रीमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो ज़रूर मेंशन करना। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये दिखा रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएस के जो नेशनल इंटरेस्ट मैच कर रहे थे उसके बाद से कोऑपरेशन कैसे बढ़ा है। तो अगर ये स्टेप समझ आ गए हों पोस्ट कोल्ड वॉर में, तो अब हम मल्टीपल डायमेंशन समझ लेते हैं जो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को लेकर हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया यूएस के जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो मल्टी सेक्टोरल है। बहुत सारे सेक्टर्स पे दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। अब इनको आप ऐसे ही मेंशन करोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बस इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन में आप देखोगे कि काफ़ी हाई लेवल विजिट्स होती हैं, स्ट्रैटेजिक डायलॉग एक्सचेंज किए जाते हैं। हाई लेवल विजिट जैसे यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया में आएंगे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी यूएस की जो विजिट रहती हैं, तो ये बहुत ही हाई लेवल विजिट्स है और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे हो रही है, राइट। ये तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन। देन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, हमारे बहुत सारे ट्रेड इकोनॉमिक जो एग्रीमेंट्स हम यूएस के साथ कर रहे हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट हम यूएसए से हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देन डिफेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया है कोऑपरेशन का वो डिफेंस है। कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे एक लेमोवा, बेका, कॉमकासा, ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ ये। इसके बाद से हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट, मालाबार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, राइट, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया गया, गेटिंग इट। देन एजुकेशन के क्षेत्र में दोनों के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है। तो एक ज्ञान इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, जिसके थ्रू जो ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं जो इनको लेकर कोलैबोरेशन हो रहा है। तो एकेडमिक लेवल में भी ग्रेट कोऑपरेशन हो रहा है। ये दो एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद से साइबर सिक्योरिटी को लेकर दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो आप। सिविल न्यूक्लियर डील जो 2008 में फाइनल हुई थी, जिसमें सिविल जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो सिविल यूज़ के लिए शेयर करेगा, राइट, जिसमें हम एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में, जिसमें नासा और इसरो जो इंडिया की स्पेस इंस्टीट्यूशन है वो मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। चंद्रयान 1 में हमने देखा। फिर एक निसार इन लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलप किया है जो सिंथेटिक अपार्चर रडार है, हमारे मिलिट्री पर्पज से है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। देन क्लीन एनर्जी में आजकल देख रहे हो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ हो रहे हैं,
राइट। तो क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये क्लीन एनर्जी का जो कोलैबोरेशन है। इसके बाद हेल्थ सेक्टर पे आप देख लो, राइट। 2010 में इंडिया यूएसए इंडिया हेल्थ इनिशिएटिव लिया गया, तो हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है। लो कॉस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है यूएसए इंडिया को। कल्चरल कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। जब भी हमारे इंडियन पीएम जाते हैं यूएस की विजिट पे, आप देखोगे कि जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर, जिसे हम डायस्पोरा कहते हैं, एनआरआईज कहते हैं, उनसे ज़रूर कम्युनिकेट करते हैं, मिलते हैं। तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन आप देखोगे कि प्रेजेंट में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और यूएसए में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत सपोर्ट बनाती है वहाँ पर, राइट। गवर्नमेंट के लिए एक लॉबी का काम करती है वहाँ पर। तो ये कुछ सेक्टर्स थे। मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन को अभी हमने आप यहाँ पर देखा इंडिया यूएसए के बीच में। तो ये सारे मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन आपको अगर आता है इंडिया यूएसए रिलेशन, तो ये लिखने होंगे। तो अब कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को यहाँ पर कि क्या कंक्लूज़न लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि प्रेजेंट में इंडिया एक मतलब क्लोज रिलेशनशिप है। इंडिया यूएसए का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है काफ़ी क्लोज है। अब इंडिया के अपनी इंटेंशन है, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट है, यूएस के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, राइट। जो 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद से टेररिज्म एक ग्लोबल इशू बनकर आया, और यूएसए को अगर टेररिज्म से डील करना था तो इंडिया का कोलैबोरेशन चाहिए, राइट। फिर देन जो हमने इंडो पैसिफिक एरिया में या इंडियन ओशियन रीजन में चाइना को कंटेन करना है, चाइना के एम्बिशंस को सप्रेस करना है। आप देख रहे हो कि आजकल एक इम्पॉर्टेंट टर्म चल रहा होगा, यूएसए चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट। आप देखोगे जो 5G कंपनी थी चाइना की, उसको यूएसए ने बैन किया, राइट। तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है। तो अगर चाइना को रोकना है यूएसए को, तो उसके लिए इंडिया का सपोर्ट चाहिए। इसलिए भी यूएसए और इंडिया के जो रिलेशनशिप है क्लोज आ रहे हैं। और इंडिया की अपनी इंटेंशन है कि एशिया में अपना जो पावर है वो स्टैब्लिश करना है, एक सुपर पावर के रूप में उभरना है। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो टारगेट है वो अचीव करना है। तो इसके साथ हमें इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने होंगे, अपने यूएसए से इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे। इस तरीके से अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की जो शीट जो हम टारगेट कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो इसमें हमें यूएस का सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। तो ये बहुत सारे जो इंटेंशन एंड नेशनल इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से क्लोज टाइज ये हो रही है। तो इंडिया क्या है, एक राइजिंग पावर है, राइट, एशिया में, और डेमोक्रेसी भी है। तो ये चीज़ें भी जो है ना यूएस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, राइट। और ये कन्वर्जेंट का काम कर रही हैं, मतलब दोनों को क्लोज ला रही हैं। गेटिंग इट। तो ओबामा पीरियड के टाइम पे, दो कि हर टाइम पे देखा गया आपने कि कोऑपरेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए, बट ओबामा पीरियड ने काफ़ी ग्रेट प्रोग्रेस की है इंडिया यूएस के बायलैटरल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, जो इंडिया और यूएसए का बायलैटरल रिलेशन है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल। ओके, तो ये कंक्लूज़न आप लिख सकते हो। तो आई होप सो कि इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप में जो कन्वर्जेंस वाला पोर्शन है वो समझ में आया होगा आपको, कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, क्लोज टाइज हो रही हैं इंडिया यूएसए की। अब इसके ऑब्स्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट, कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या है। सब अच्छा ही तो नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा इंडिया यूएसए रिलेशन। किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे जब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आज का डिस्कशन कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है और आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, टेक केयर।